अभी बोलते हैं कि सिटिंग इज मोर डेंजरस देन स्मोकिंग। सो भगवान ने आपको स्पाइन वैसे ही दी है और आपको उसे बहुत संभाल के रखना चाहिए। कोविड में बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे, कमर दर्द शुरू हो गया था 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में। वॉकिंग करना अच्छा होता है और हम निकल पड़े बिना ये जाने कि उस वॉकिंग को किस तरीके से किया जाता है। एक गार्डन का जो सर्कल होता है, सर्कल सर्कल में वॉक करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। अगर आप 2 सर्कल क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आपको फिर एंटी क्लॉकवाइज भी जाना चाहिए, क्योंकि जब आप एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो हो सकता है आपके घुटने में एक ही तरफ ज्यादा प्रेशर आएगा। पता कैसे चलेगा कि मेरे लिए कौन सा एक्सरसाइज सूट करेगा या नहीं? जिस टाइप का आपका प्रॉब्लम है आप उसके हिसाब से अपनी एक्सरसाइज चूज कीजिए। सपोज आपको नी पेन है, हाँ, तो साइकिलिंग इज वेरी गुड फॉर यू। जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उतने एडवांस प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, उसका उतना बेनिफिट हमें मिलता है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चेयर या बेड या ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स रियली या एक्चुअली हेल्प करते हैं। जो काइफोटिक पॉस्चर के साथ आते हैं तो वो हमें पूछते हैं, वो बेल्ट आता है वो लगा लें उससे हम सीधे हो जाएंगे। डेफिनेटली वो बेल्ट आपको सीधा करेगा, बट आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग का क्या? ये स्पॉन्डिलोसिस और स्लिप डिस्क ये अलग अलग है या सेम ही है? एक बार हमें किसी ने डायग्नोज कर दिया कि हमें स्पॉन्डिलोसिस है तो हम लाइफ टाइम वो टैग लेके घूमते हैं कि हमें तो स्पॉन्डिलोसिस है। उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट ले? तो देयर इज नो शॉर्टकट। आप बीमारी को बढ़ने ही मत दीजिए। उसके इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं आप उन्हें समझ रहे हैं तो वो बड़ा बनता ही नहीं है। अगर आपके पैरों में झिनझिनी आ रही, नमनेस आ रही, सुन्न हो रहे हैं, चलते चलते आपकी अंगूठे में से चप्पल निकल रही है, ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करने चाहिए। हेलो, दिस इज़ हर्षदा एंड वेलकम टू द हेल्दी शो। तो पिछले एपिसोड में ना हमने ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, उसके क्या क्या चांसेस होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। लेकिन इस एपिसोड में हम जान लेंगे कि स्पाइन का क्या इशू होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसके ऊपर क्या करें, बहुत सारी बातें। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर ममता बियानी, जो फिजियोथेरेपी की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। रिकवरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक की फाउंडर है और यूएम्स में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की एचओडी। वो लोगों की सेहत और लाइफस्टाइल सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है, चाहे ऑर्थोपेडिक थेरेपी हो या फिर कार्डियक रिहैब, ड्राई नीडलिंग, पिलाटेस या स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी हो। उन्होंने हजारों लोगों को दर्द से राहत और बेहतरीन जिंदगी पाने में मदद की है। उनके बेहतरीन काम को टाइम्स हेल्थ आइकॉन, नारी सम्मान अवार्ड और नेशनल बिजनेस अचीवर्स अवार्ड ने सम्मानित किया गया है। तो चलिए आज के एपिसोड में हम जानेंगे स्पाइन रिलेटेड इश्यूज और उसके रिलेटेड बहुत सारी जानकारी। हेलो मैम। हेलो, वेलकम टू दिस शो। थैंक यू। ये स्पाइन जो वर्ड है ना, वो बहुत लोगों को अभी ये कर रहा है कि उठो और कुछ तो करो, मूवमेंट करो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यंगस्टर्स के बारे में अगर बोला जाए तो स्पाइन इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों हो रहा है इतना ये स्पाइन इश्यूज? क्योंकि सेडेटिव लाइफस्टाइल आ गई है। ओके। हमने चलना फिरना कम कर दिया है और एक जगह बैठ के रहना शुरू कर दिया है। हाँ। अभी बोलते हैं कि सिटिंग इज मोर डेंजरस देन स्मोकिंग। ओह। इतना ज्यादा हम इतना ज्यादा बैठ रहे हैं एक जगह। हाँ। सो पहले अगर मैं बात की करूँ तो पहले स्पाइन इश्यूज इतने नहीं होते थे, बट इस एक दशक में स्पाइन के प्रॉब्लम्स बहुत हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसका रीजन है हमारी सेडेटिव लाइफस्टाइल। बोलते हैं आप हार्ट ट्रांसप्लांट करा सकते पर आप स्पाइन को ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, राइट? सो भगवान ने आपको स्पाइन वैसे ही दी है और आपको उसे बहुत संभाल के रखना चाहिए। हाँ। तो हम जिस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, जिस तरह की हमारी आदतें हैं, या तो हम बहुत बैठ रहे हैं या हम बहुत खड़े हो रहे हैं। कोई ड्राइव कर रहा है तो बहुत ड्राइव कर रहा है, कोई अगर स्टैंडिंग कर रहा है तो बहुत कर रहा है। तो हम एक ही तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और ह्यूमन बॉडी जो है वो जब भगवान ने बनाया था उसका बेसिक मोटो है, फंक्शन है चलते फिरते मूवमेंट करते रहने का। बट जिस तरह की हमारी आज की नीड है, रिक्वायरमेंट है और हमारी लाइफस्टाइल्स है, हमारे वर्क डिमांड बोल सकते हैं, वो भी हमें मजबूर करता है बहुत सी बार 8-8 घंटे एक जगह बैठे रहने का। हम लोगों के पास टाइम नहीं है एक्सरसाइजेस करने का। तो वो सब की वजह से स्पाइन के इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ते। इवन यंग जनरेशन 13-14 साल की उम्र में, अगर आपने कोविड में बात देखा होगा, बच्चे घर बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे,
कमर दर्द शुरू हो गया था 13 Right. साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में। सो आपका जो लाइफस्टाइल है ये उसी की देन है कि आज इतने स्पाइन लेकिन इश्यूज क्या बढ़ते करें हैं। मैम, काम भी तो वैसा ही होता जा रहा है। अभी वर्क फ्रॉम हो या फिर आईटी वर्क का देख लोगे आप, तो वहीं पे बैठना है और सामने कंप्यूटर होता है, काम करो। एक जगह पे बैठो, हम सब कुछ आपके पास लाके देंगे, आप सिर्फ काम करो। तो क्या करें इस सो बेसिकली मूवमेंट इज मेडिसिन। आप अपनी जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें 1 घंटा तो कम से कम एक्सरसाइजेस को रखें। अब एक्सरसाइजेस आपको डिसाइड करनी है कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सूटेबल है। हाँ, आप अपने मोबाइल में हर 2 घंटे का अलार्म लगा सकते हैं, बीच बीच में उठ के एक शॉर्ट वॉक ले सकते हैं। इतना बिजी कोई नहीं होता कि 2 घंटे में 1 मिनट या 2 हाँ। मिनट का ब्रेक नहीं ले सकते हैं। सो आप अपनी आदत बना सकते हैं कि जब भी आपको कोई फ़ोन कॉल आए, आप बैठ के बात ना करें, आप चल के बात करें। करें। दिस इज अ right? वेरी गुड हैबिट जो आप डेवलप कर सकते हैं। तो आप चल के बात करें। आप अपनी आदत में वो लाएं कि जगह अगर आपका बैठ के काम है तो आप बैक रेस्ट होके ना बैठे, आप स्ट्रेट आगे होके बैठे। अपने पॉस्चर पे ध्यान दें। अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि काम करते करते वो लोग गर्दन के बीच में मोबाइल पकड़ लेते हैं, तो वो एक आप अवॉइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, बट हम उसे अवॉइड करें अगर हम कॉन्शियसली उसको तो ध्यान देते हैं। कौन सा राइट पोस्चर है जब हम काम कर रहे हैं या फिर मोबाइल देख रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? सो आइडियली देयर इज नो राइट पोस्चर और रॉन्ग पोस्चर। आपको चलते फिरते या मूवमेंट करते रहना है। सो अगर मैं आपको पूरे दिन बोलूं कि आप स्ट्रेट बैठिए तो वो भी आपकी स्पाइन नहीं होगा। अच्छा नहीं है। सो बेसिकली आपको बदलते रहना है, पॉस्चर चेंज करते रहना है। हम बहुत से लोग जो मोबाइल देखते हैं वो पूरे टाइम नेक को आगे फॉरवर्ड करके और मोबाइल यूज़ करते हैं। सो आप अपनी एक आदत बना सकते हैं कि आप थोड़ा सा आई लेवल से थोड़ा सा नीचे रख के आप मोबाइल देखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका नेक भी रिलैक्स रहेगा। बहुत देर तक मोबाइल पकड़ेंगे भी नहीं क्योंकि थोड़ी देर बाद हाथ में दर्द आ जाएगा। अच्छा, तो मैम नेक पेन और मोबाइल का क्या कनेक्शन है? कितनी देर मोबाइल देखते हैं आजकल? स्क्रीन टाइम देखा है आपने? हमारा बहुत होता है। स्क्रीन टाइम है। लोग सोने के पहले 2 पिलो लगाते हैं सर के नीचे और एक सीरीज खत्म करते हैं। जब वो सीरीज खत्म करते हैं तो उन्हें समझ में भी नहीं आता है कि वो उन्होंने कितनी देर तक अपनी नेक को एक स्टैटिक पोजीशन में रखा हुआ है। सो हम लोगों की आदत में शुमार हो गया और हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। बहुत लोग पूरे दिन मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं और ऐसे नीचे देख के ही बैठते हैं कितनी देर तक। सो वो रियलाइज भी नहीं करते कि वो अपनी नेक को कितना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। एंड देन स्पाइन में जब काइफोटिक कर्वेचर आने लगता है तो वो रियलाइज होता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। देन आप जब रात को बेड टाइम आपका बिना मोबाइल के या सीरीज़ के ख़त्म ही नहीं होता नेटफ्लिक्स के, सो तब आप काफ़ी 1-2 घंटा आप मोबाइल और पिलो के साथ नेक को एक स्टैटिक पोजीशन में रखते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आदतों में आ गई हैं और हमें वो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो हमें किस तरह से बीमार कर रहे हैं। फिर जब हमें पेन होता है तब हम रियलाइज़ करते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा, तो एक बात मैंने ऐसी भी सुनी थी कि नंगे पैर हमें ग्रास के ऊपर चलना चाहिए, तो बहुत उससे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। और अभी तो सीमेंट कंक्रीट का सब जगह पे वही रोड्स हो गए, तो उसके ऊपर चलने से भी कुछ हानिकारक होता है हमारे लिए वो? और डेफिनेटली सो इट्स अ बैरफुट वॉक जो बोला जाता है। बैरफुट वॉक इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सो आपको अगर वॉकिंग करना भी है, मैं तो बोलूँगी जो लोग रेगुलर डेली वॉक के लिए जाते हैं उन्हें भी मिट्टी के पाथ पे ही वॉक करना चाहिए। या फिर जो ग्रास होती है उसका पाथ अगर बना हुआ है तो उस पर वॉक करना चाहिए। बहुत से लोग सर्कल, एक गार्डन का जो सर्कल होता है, सर्कल में वॉक करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। अगर आप 2 सर्कल क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आपको फिर एंटी क्लॉकवाइज भी जाना चाहिए, तो ताकि आप उसको बैलेंस कर पाए। क्योंकि जब आप एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो हो सकता है आपके घुटने में एक ही तरफ ज़्यादा प्रेशर आए। सो आपको ऑपोजिट भी वॉक करना चाहिए। सो क्लॉकवाइज, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने सिर्फ सुन लिया कि वॉकिंग करना अच्छा होता है और हम निकल पड़े बिना ये जाने कि उस वॉकिंग को किस तरीके से किया जाता है।
उसको कितना अच्छे से करें कि वो आपको बेनिफिट दे पाए। फिर लोग हमें बोलते हैं हमें तो इतने साल हो गए हम वॉक कर रहे हैं, फिर हमारे घुटनों में दर्द क्यों है। तो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम डेली लिविंग में कर देते हैं और हम रियलाइज भी नहीं कर पाते कि हम उनमें क्या गलत कर रहे हैं। आपके शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वॉकिंग के लिए। आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करें अपने शूज़। तो कौन से टाइप के शूज़ ले सकते हैं? तो बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जो रनिंग के लिए अलग शूज़ बनाते हैं, डेली वॉक के लिए अलग बनाते हैं। अगर आप प्लेयर हैं जिम के लिए अलग बनाते हैं। अगर आप बैडमिंटन प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है या और कुछ खेलते हैं तो अलग शूज़ है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शूज़ खरीदें। हर 6 महीने या 1 साल में अपना शू चेंज करें। आप शू को देखें, ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो एक तरफ से ही ज़्यादा घिस रहा है तो इसका मतलब आपका वेट एक तरफ शूज़ पे आपके ज़्यादा हो रहा है। तो हम बिना वो जाने बिना वो सोचे बस निकल पड़ते हैं। क्योंकि हमारे पड़ोस से कोई या हमारी फ्रेंड या हमारा कोई कलीग वॉकिंग पे जाता है तो हम भी जाना है, या हम सुनते चले आ रहे हैं कि वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज़ अ बेसिक ह्यूमन फंक्शन। तो एक बात मुझे जाननी है कि यंगस्टर्स में इतना वो कमर दर्द क्यों बढ़ गया है, क्या रीज़न है उसके पीछे? उसकी लाइफस्टाइल आई थिंक सबसे बड़ा उसका रीज़न है। और उससे ज़्यादा ये है कि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है हमें क्या सूट करता है वो करने के लिए। तो अगर आपको जो सूट करता है वो एक्सरसाइजेस मूवमेंट्स आपकी लाइफस्टाइल में डेली हार्डली हाफ एन आवर या 1 आवर आप 24 आवर्स में से अगर अपने आप को देते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पता कैसे चलेगा कि मेरे लिए कौन सा एक्सरसाइज सूट करेगा या नहीं? सो आपको किस तरह की परेशानी है। सपोज आपको नी पेन है तो साइकिलिंग इज वेरी गुड फॉर यू। ओके। अगर आपको कमर दर्द या गर्दन दर्द या और कोई स्पाइन रिलेटेड इशू है तो स्विमिंग इज वेरी गुड फॉर यू। और अगर स्विमिंग नहीं आती है तो स्विमिंग नहीं आती है देन अभी मुझे आई एम हेल्दी इन जनरल, मुझे कोई मेजर इशू नहीं है तो कैसी एक्सरसाइजेस मुझे करनी चाहिए। तो हम अपने एक्सरसाइज को डिवाइड कर सकते हैं 7 डेज जो हमारे हफ्ते के होते हैं। हम 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं ताकि हमारी मसल स्ट्रेंथ अच्छी रहे। हम 1 दिन योगा कर सकते हैं ताकि हमारी जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटीज अच्छी रहे। क्योंकि हर एक्सरसाइज अपनी कुछ क्वालिटीज के साथ आता है, राइट। सो हमें क्या करना है, हमें सब कुछ देना है। हम 1 दिन स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, हम 1 दिन साइकिलिंग के लिए जा सकते हैं, 1 दिन हम नेचर में उसमें भी वेरिएशन रहेगा और हमें भी अच्छा लगेगा वो। तो हम भी एक ही तरह की एक्सरसाइज करके बोर नहीं होंगे और डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज का डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट उठा पाएंगे। तो जिस टाइप का आपका तकलीफ है या पेन है या प्रॉब्लम है आप उसके हिसाब से अपनी एक्सरसाइज चूज कीजिए, ना कि जो आपके पड़ोसी कर रहे हैं या जो आपकी फ्रेंड कर रही है आप वही मैं भी करूँ। So it's your body and you should choose what is good for you and what is the requirement. The main thing is requirement क्या है, बॉडी किस चीज का डिमांड कर रही है। उसके घुटने में दर्द है उसको साइकिलिंग चाहिए और आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो वॉकिंग ही जाना है जस्ट बिकॉज कि मेरी फ्रेंड जा रही है। तो ऐसा नहीं होता है। आप ये देखिए कि आपकी बॉडी किसकी डिमांड कर रही है। ओके। ये स्पॉन्डिलोसिस और स्लिप डिस्क ये अलग अलग है या सेम ही है? तो ये अलग अलग है। कभी कभी फॉल्स स्पॉन्डिलोसिस या फॉल्स सियाटिका भी होता है। हमें इवेल्यूएट करना पड़ता है कि आपको कौन से लेवल का डिस्क बल्ज है या तकलीफ है या स्पॉन्डिलोसिस है या स्पॉन्डिलोलिस्टिसिस है। तो बहुत अलग अलग डायग्नोसिस होते हैं अलग अलग टाइप की स्पाइन कंडीशंस में। सो आपको एक्सपर्ट्स के पास जाके आपका डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। अच्छा। अब हमें लगता है कि एक बार हमें किसी ने डायग्नोज कर दिया कि हमें स्पॉन्डिलोसिस है तो हम लाइफ टाइम वो टैग लेके घूमते हैं कि हमें तो स्पॉन्डिलोसिस है। एक बार एक डॉक्टर ने आपको डायग्नोज कर दिया कि पीछे से दर्द आ रहा है आपको सियाटिका है ना, लाइफ टाइम ये सियाटिका है और मुझे सियाटिका है। बट आप उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा। आप तो उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। हाँ, आप किसी भी अपने नियरेस्ट एक्सपर्ट के पास फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपका डायग्नोसिस करके आपकी कौन सी मसल वीक है, कहीं कोई स्पाइन का पॉस्चर तो खराब नहीं है,
FDM टेक्निक्स होती है, मैनुअल थेरेपीज होती हैं, ओके। इलेक्ट्रोथेरेपीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनको कंबाइन करके वो जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं वो आपका ट्रीटमेंट करते हैं और फिर आपके हिसाब से कस्टमाइज एक्सरसाइज बना के आपको देते हैं. यू कैन रिकवर लाइक 100%. ओके मैम, अभी ना मार्केट में बहुत जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उतने एडवांस प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे एर्गोनॉमिक प्रोडक्ट्स, एक स्पेशल चेयर होती है या फिर बेड होते हैं, नेक पिलो आ गए हैं अभी, वो बहुत लोग यूज़ करते हैं. तो मतलब उसका उतना बेनिफिट हमें मिलता है या फिर वो उसका कुछ नहीं है इतना बेनिफिट? तो मुझे बताइए हमें वहाँ तक पहुँचना ही क्या है. तो क्या करें? तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चेयर या बेड या ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स रियली या एक्चुअली हेल्प करते हैं. ओके. तो अगर आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी है, आपका पॉस्चर अच्छा है, ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी है, एंड अगर आप सोचिए, मैं मेरा ये मानना है कि आपकी मसल वीक है, इसके लिए आपको पेन है. हाँ. आप पिलो से वो कैसे ठीक करेंगे? वो थोड़ी Right. देर के लिए तो राहत मिलती है ना. मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोग होते हैं जो इस पॉस्चर के साथ, काइफोटिक पॉस्चर के साथ आते हैं और हम उनको बोलते हैं कि आपको अपनी मसल को स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि आपका अपराइट पॉस्चर हो, आप सीधे हो. तो वो हमें पूछते हैं, वो बेल्ट आता है वो लगा लें, उससे हम सीधे हो जाएंगे. हाँ. बट डेफिनेटली वो बेल्ट आपको सीधा करेगा, बट आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग का क्या? अगर मसल वीक ही रहेगी, आप जैसे ही बेल्ट उतारोगे आप वापस उस पोजीशन में चले जाओगे. सो आप अपनी बॉडी को एक और डिपेंडेंसी दे रहे हो. राइट. सो लोग परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं, लोग टेम्परेरी उसको कैसे अवॉइड या किया फिर जाए easy इजी सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं. जैसे नी में पेन है तो वो नी कैप पहन लेंगे और हो गया. नी कैप पहनने से नहीं दुखता, बट नी कैप उतारने के बाद तो दुखता है. तो आप उसे ठीक कीजिए ना, आप उसे परमानेंट ट्रेन कीजिए आपकी मसल को, आपके जॉइंट को, आप उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढिए ना. सो जितने भी ये व्हाट आई कैन से इज जो बड़े बड़े हाई फैंसी प्रोडक्ट्स हैं, आई डोंट थिंक वो एक्चुअली हेल्प करते हैं हमें ठीक होने में. उल्टा हमारी डिपेंडेंसी बढ़ा देते हैं. अभी मैं मैट्रेसेस की बात करूँ तो बहुत सारी मैट्रेसेस वो करती हैं कि उससे बैक पेन ठीक हो जाता है, या पिलोज आते हैं, फैंसी पिलोज नेक के लिए. बट आप अगर आपका ओवरऑल सिस्टम, आपका हेल्थ अच्छा है, आपका मसल हेल्थ अच्छा है, बोन हेल्थ अच्छा है, तो आपको ये सब प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. अगर हम चेयर्स की बात करें तो सबसे, आप कितनी भी अच्छी चेयर ले लो, अगर आप उस पर सही बहुत देर बैठ रहे हो तो आपका बैक पेन होगा ही होगा. सो हर 2 घंटे में उठ के आप अगर घूम रहे हो तो आप किसी भी चेयर पे बैठो, वो आपको कमर दर्द नहीं दे सकती. तो चेयर आपको कमर दर्द नहीं दे रही है, आपका जो उस पर बैठने का तरीका है या आप जितनी देर उस पर बैठ रहे हो वो आपको कमर दर्द वो अफेक्ट कर रहा है. बहुत सारे डॉक्टर्स ना, मतलब एवरी डॉक्टर यही बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, ठीक है, तो इसीलिए हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं. एक्सरसाइज करने के बाद भी हमें बैक पेन होता ही है, तो क्या वजह है उसकी? ऐसा नहीं है. सही टाइप ऑफ एक्सरसाइज वो बहुत ज़रूरी है. वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस टाइप की एक्सरसाइज आपके लिए होनी चाहिए. दूसरा, न्यूट्रिशन भी बहुत वैल्यू रखते हैं. अभी इतना ज़्यादा हम लोग मार्केट में सुन रहे हैं मल्टीविटामिन, ये वो दुनिया भर के प्रोडक्ट्स आ गए हैं. सो आपको कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आपके बॉडी में वो न्यूट्रिशन सफिशिएंट है या नहीं है. आप ओवरऑल ट्रेन कर रहे हो बट आपका पर्टिकुलर एक मसल जो वीक है, जो पेन क्रिएट कर रहा है, आप उसी की ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो. सो बहुत सारे कारण हो सकते हैं. या फिर ये भी हो सकता है कि गलत तरीके से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसका भी इफेक्ट. सो बेसिकली जो चाहिए आप वो नहीं दे रहे, जो नहीं चाहिए वो आप दे रहे हो. या हो सकता है कि जो आप दे रहे हो वो ज़्यादा है, एक्सेस है, या वो कम है. सो ये सब के पैरामीटर्स आप नहीं समझ पाते हैं. तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ही इसको आपके हिसाब से आपको किस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत है या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज से पेशेंट ठीक हो जाता है. आजकल बहुत से लोग यूट्यूब देख के उनको लगता है कि मुझे नेक में दर्द है, नेक पेन एक्सरसाइजेस, एंड वो शुरू कर देते हैं. या बैक पेन एक्सरसाइजेस.
आप यूट्यूब इंस्टाग्राम खोलेंगे, वहाँ पे आपको बहुत हजारों सारे लाखों वीडियोस मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो। हम्म। एंड हर कोई अपना एक उस पे अभी वीडियो एक डाला है। ये भी ट्रेंड आ गया ना इंस्टाग्राम पे कि सही तरीका क्या है एक्सरसाइज करने का, आप ऐसा मत करो ऐसा करो, ये भी चल रहा है आजकल बहुत, तो वो भी Okay. वीडियोस लोग फॉलो कर रहे हैं अभी। सो मैं वही बोल रही हूँ ना, तो आजकल सब सोशल मीडिया पे हाँ। अवेलेबल है, बट उसमें से हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, ये हमें फ़ोन पे डिसाइड करना मुझे नहीं लगता कि वो सही है। Okay. हमें किसी के पास, एक्सपर्ट्स के पास जाके फिज़िकली अपने आप को असेसमेंट करवा के और फिर ही ये एक्सरसाइजेस और वो उनसे सीख के या समझ के आनी चाहिए। बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हाँ। सारी चीज़ें आप एक्सरसाइज से ठीक नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट के Okay. बाद एक्सरसाइज का या उसके साथ एक्सरसाइज का रोल आता है। अच्छा, तो मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से क्या हम सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं? यस, काफ़ी हद तक, बस डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज में मेरे पास आई हैं। ओके। अगर आपका कंडीशन एक्चुअली इतना ख़राब है कि सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली सर्जरी इज़ द कंडीशन। हाँ। अभी कौन सी चीज़ों में हमें समझ में आएगा कि ये हमें ये नॉर्मल बैक पेन नहीं है, हमें किसी के पास जाना है। हाँ, मतलब लेवल कौन सा, ये लेवल। कैसे डिसाइड करें? अगर आपके पैरों में झिनझिनी आ रही है, अगर आपके पैरों में नमनेस आ रही है, सुन्न हो रहे हैं, ओके। चींटियाँ चल रही हैं, अगर वैसा कुछ है, आप चलते चलते आपके अंगूठे में से चप्पल निकल रही है, आप थोड़ी देर भी 5 मिनट से भी ज़्यादा एक जगह खड़े नहीं रह पा रहे हैं, आपका बैलेंस जा रहा है, ओके। ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करने चाहिए। इन सिम्टम्स में आपको जाके अपने किसी हेल्थ केयर एक्सपर्ट से मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम्स बताते हैं कि आपकी कमर में कोई नस दबी हुई है। ओके। सो ये सारे सिम्टम्स को आपको जाके इवैल्यूएट करवाना चाहिए। सो ये कुछ है, जैसे हाथों में वीकनेस है, हाथ से कोई चीज़ छूट रही है, हाथ उठाते वक्त बहुत दर्द हो रहा है, होता है, करंट जैसा दर्द फ्लो हो रहा है, पैरों में पीछे से एक ही नस खिंच रही है। सो ये सारे सिम्टम्स आपको बताते हैं कि आपको स्पाइन रिलेटेड इशू है। अच्छा। बहुत से लोग आते हैं जिनके पैरों में नमनेस से टिगलिंग है, और वो बोलते हैं हमारी पैरों में प्रॉब्लम है, हमारी कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि आपकी कमर की वजह से पैरों में दर्द उसका कनेक्शन है। हाँ, तो उनको लगता है कि मेरे तो पंजे में बर्निंग रहता है, तो आप कमर क्यों देख रहे हैं, पंजा देखिए। बट उन्हें ये बताना पड़ता है कि नहीं, ये वहां से आ रहा है, रूट कॉज इज देयर, और उसका सिम्टम आपको पैरों में आ रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन वाली स्टेज होती है जिसमें पेशेंट समझ ही नहीं पाता है कि जड़ वहाँ पे है और आपको सिम्टम यहाँ से आ रहा है। जैसे कि अगर हम एक पौधे की बात करें, तो अगर हमें पानी देना होता है तो हम जड़ में देते हैं, राइट, या वहाँ पानी नहीं मिल रहा है तो ऊपर देते हैं। सो वैसे ही है। सो सारे स्पाइन कंडीशंस में जो उसका पेन रेडिएट होता है एक सर्टेन स्टेज के बाद, वो या तो हाथों में आता है या पैरों में आता है। वन मोर क्वेश्चन कि बहुत सारी जो लेडीज है, हमें सुंदर भी दिखना है, तो अलग अलग कपड़ों के साथ अलग अलग फुटवेयर्स होते हैं हमारे, तो क्या हील्स की वजह से भी ये स्पाइन इशू होते हैं? ये डिपेंड करता है आप कितनी देर के लिए हील पहने हैं और कितने इंचेस की हील पहने हैं। अगर मैं ओकेजनली कभी तो 10 मिनट, आधे घंटा या 2 घंटे के फंक्शन के लिए हील्स पहनती हूँ, और अगर मैं वो टॉलरेट कर सकती हूँ तो इट्स फाइन। बट अगर मेरा एक स्टैंडिंग जॉब है और मैं 9 to 5 हील्स पहन के खड़ी हूँ, तो डेफिनेटली वो आपको स्पाइन इशू दे सकता है या अदर लेग इश्यूज दे सकता है। अच्छा, तो अलग अलग फुटवेयर भी ट्राई कर लेनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैम इतनी सारी बातें बताने के लिए। और अभी आप सभी के लिए क्या सोशल मैसेज देना पसंद करोगे? मैं एक ही सोशल मैसेज देना पसंद करूँगी कि बस आप मूवमेंट करते रहिए, मूवमेंट इज़ योर मेडिसिन। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन एनी कंडीशन और केस। आप बीमारी को बढ़ने ही मत दीजिए, उसके इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं, उस इनिशियल सिम्टम में ही अगर आप उसे ट्रीटमेंट देते हैं या आप उन्हें समझते हैं तो वो बड़ा बनता ही नहीं है। सो हम लोगों में कैसे होता है कि जब तक दर्द, पेन कंटिन्यूस नहीं होता, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सो मेरा एक ही कहना रहेगा ऑडियंस के कि आपकी बॉडी जो सिग्नल दे रही है, आप उसे समझें।
कोई भी दर्द आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है। सो इनिशियल स्टेज में अगर आपको सिर्फ नेक में पेन है या डिस्कम्फर्ट है, या सिर्फ हाँ। स्पाइन पेन या डिस्कम्फर्ट है, या घुटनों में कभी कभी दर्द होता है, तो उसे नज़रअंदाज ना करें और उस इनिशियल स्टेज में ही उसका ट्रीटमेंट करें, तो शायद आप बाद के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट या पेन से बच सकते हैं। Okay. So once again, thank you so Thank much. you.